हेलो दोस्तों। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, आज हम क्लास करेंगे लर्निंग की और उसकी थ्योरीज हैं कुछ उनकी उसकी क्लास करेंगे आज। दोस्तों, इससे पहले की क्लासेस जो है सीडीपी की वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो टॉपिक है, मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या अर्थ है? अधिगम का जो अर्थ होता है सीखना, टू लर्न। ठीक है। व्यक्ति व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान, जो पहले के जो ज्ञान होते हैं या वातावरण से जो है प्रतिक्रिया करके अनुभव प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने जो पहले के ज्ञान होते हैं या फिर जो वातावरण है उससे प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करके जो है अनुभव प्राप्त करता है। और इन अनुभवों के कारण उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहार में परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है। और बात करें इसकी मुख्य परीक्षा की परिभाषा की। अधिगम अनुभवों के कारण व्यवहार में या व्यवहार की क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है। रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस हैं। क्या है? तो ये रिलेटिवली जो परमानेंट चेंजेस जो हमारे अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में होते हैं, वही जो है अधिगम कहलाता है। ठीक है। अधिगम की मुख्य परिभाषाएं देख लेते हैं एक बार। जैसे क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है कि आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों का अर्जन जो है अधिगम कहलाता है। जो व्यक्ति की आदतें हैं और जो वो ज्ञान प्राप्त करता है और जो उसके एटीट्यूड्स हैं, यानी जो उसके दृष्टिकोण है, उसका जो अर्जन है वही जो है अधिगम कहलाता है। नए वुडवर्थ कहते हैं कि नया ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है वो अधिगम है। ठीक है। बात करें स्किनर की, तो स्किनर कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन ही अधिगम कहलाता है। गेट्स एंड अदर कहते हैं कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और कोर्ट लेविन कहते हैं कि अधिगम वातावरण का संगठन है। इसी तरीके से गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ओवरऑल जो ये बता रहे हैं कि चेंजेस जो हैं व्यक्ति के अंदर, जो व्यवहार में जो चेंजेस होते हैं वही जो है अधिगम कहलाता है। फिर चाहे वो वातावरण का चेंजेस हो या व्यवहार का चेंजेस हो या प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन हो उसके अंदर। ठीक है। इन परिभाषाओं को याद कर लेंगे, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक। बात कर लेते हैं अधिगम की विशेषताओं की या प्रकृति की। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ लर्निंग। अधिगम जो है अनुभवों पर आधारित होती है। ठीक है। जो जैसे लर्निंग है, कोई हम चीज सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जो है कोई कार्य कर रहे हैं। उस कार्य करने के दौरान हमें कुछ अनुभव होगा। उस अनुभव से ही जो है हमें सीख मिलती है। तो ये जो सीख मिलना है वही जो है अधिगम होता है। ठीक। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है। और अधिगम जो है अनुकूलन पर निर्भर करता है, एडेप्टेशन पर जो है निर्भर करेगा ये। और यह एक व्यापक प्रक्रिया है, ब्रॉड प्रोसेस है। छोटा प्रोसेस नहीं है ये, नैरो प्रोसेस नहीं है, ब्रॉड प्रोसेस है। ठीक है। जब हम कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? हाँ, कार्य करने से क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है या अनुभव मिलता है। ठीक है। अनुभव मिलता है। अनुभव से क्या मिलेगा? हमें सीख मिलेगी। ठीक। तो ये जो सीख है यही जो है लर्निंग कहलाती है। तो अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इस सीख से जो है हमारे अंदर कुछ परिवर्तन भी होंगे। ठीक है। तो वही जो है परिवर्तन अधिगम से है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है। बात करें व्यक्ति का विकास अधिगम के माध्यम से होता है। जब हम अपने अंदर कुछ जब हम मतलब कुछ चीजें सीख लेते हैं, जैसे हम अभी हम ये समझ के चलो कि जैसे एक स्टूडेंट है। ठीक है। स्टूडेंट सीखने से पहले कुछ और है, लेकिन जब वो अपनी स्किल्स वगैरह पे काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो वो जो स्किल्स हैं उसके माध्यम से व्यक्ति का जो है विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक। तो यही जो
अधिगम है, उसी के कारण जो है व्यक्ति का विकास हो जाता है। ठीक। अधिगम वातावरण से प्रभावित होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन व्यक्ति तो जो है लाइफ लॉन्ग सीखता ही है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग जो है उसे नए नए कार्य करने को मिलते हैं, उससे उन्हें सीख मिलती है, उस उस सीख से जो है उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यह यूनिवर्सल है, ठीक है, सार्वभौमिक है, ठीक है। अधिगम से होने वाला परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होता है, ये रिलेटिवली परमानेंट होता है, ठीक है। इसमें मनोवैज्ञानिक घटनाओं, साइकोलॉजिकल इवेंट की एक श्रृंखला होती है, साइकोलॉजिकल इवेंट की, ठीक है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया भी है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, दोनों दिशाओं में हो सकता है। अधिगम में त्रुटियां भी हो सकती है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो पहली बार में ही सफल हो जाए, या पहली बार में उसका हम उस कार्य को कर ले। बार बार करने से ही उस कार्य की परफेक्शन आती है, ठीक है। उस परफेक्शन तक पहुंचने तक जो त्रुटियां होती हैं, वही एरर कहलाते हैं, ठीक है। तो वही जो है अधिगम में जो एरर होते हैं वही एरर होते हैं। फिर उसके बाद में जो परफेक्शन हमें प्राप्त हो जाती है, उस परफेक्शन के प्राप्त होने के बाद में हमारा जो अधिगम मतलब जो हम उस अधिगम से या उस सीख से हमारे जीवन में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वही हमारा अधिगम होता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे हम लर्निंग सीखते जाते हैं, हमें एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है कि उन एक्सपीरियंसेस का एक है ना ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, एक संगठन सा बन जाता है। हमारे अंदर तरह तरह के जो है एक्सपीरियंसेस जो है आ जाते हैं, ठीक। तो यही जो है अधिगम है। अधिगम क्या है? अनुभव का एक संगठन है। बात कर लेते हैं अधिगम के एस्पेक्ट्स की, या एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। अधिगम को तीन प्रमुख पक्षों में विभाजित किया गया है। तीन पक्ष कौन कौन से? कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, कॉग्निट पहला जो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, और या इसको नॉलेज एस्पेक्ट भी कहते हैं, कह सकते हैं, और हिंदी में इसको ज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे। तो पहला देख लेते हैं। यह पक्ष तथ्यों, जानकारियों और ज्ञान को अर्जित करने से संबंधित है। इसके तीन जो है उप प्रकार है। कौन सा? परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग में क्या होगा कि यह इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं के ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना होता है, इंद्रियों के माध्यम से, ठीक। इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे चल सकते हैं हम, दौड़ना, रंग पहचानना, वस्तु को छूकर जानना आदि। इसे जो है अमूर्त कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीट अधिगम भी कहते हैं। कॉन्क्रीट मतलब जब कोई वस्तु हमारे आंखों के सामने है, उसको छूकर हम सीख रहे हैं, वही जो है कॉन्क्रीट लर्निंग कहलाता है, या परसेप्चुअल लर्निंग कहलाता है, ठीक है। क्योंकि हम इनको जो है कोई भी वस्तु हमारे सामने रखी है, तो हम उसे छूकर, देखकर, महसूस कर करके, क्योंकि वो इंद्रियों से हो रहा है, ठीक है। तो यही जो है कॉन्क्रीट लर्निंग भी कहलाता है। बात कर लें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की, तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में क्या होगा कि व्यक्ति तर्क, जिसको रीजनिंग कहते हैं, कल्पना यानी इमेजिनेशन, और अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के माध्यम से सीखता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब, कोई जैसे हमारे सामने किसी चीज़ के हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम तर्क भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के माध्यम से होती है। इसमें जो है वस्तु का हमारी आंखों के सामने होना जरूरी नहीं है। कॉन्क्रीट लर्निंग में क्या था कि वस्तु का हमारे आंखों के सामने होना जरूरी था, लेकिन इसमें जो है किसी भी वस्तु का हमारी आंखों के सामने होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है तर्क करना सीख जाता है, इमेजिनेशन करना सीख जाता है, अमूर्त ये सब जो है, और ये सब जो है अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के माध्यम से सीखता है। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। किसी जानवर की विशेषताओं के आधार पर उसे कुत्ता पहचानना, यह वर्गीकरण आधारित अधिगम, ठीक है। किसी जानवर की विशेषताएं होती हैं, जैसे कुत्ता है, कुत्ते की कुछ विशेषताएं, जैसे चार पैर हैं, एक पूंछ है, और वो भौंकता है। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं, उस उन विशेषताओं के आधार पर जो है कुत्ते को पहचानते हैं। यह जो है वर्गीकरण आधारित अधिगम है, क्लासिफिकेशन बेस्ड लर्निंग। कि मतलब उसका जो है क्लासिफिकेशन किया, कुत्ते का हमने क्लासिफिकेशन किया। बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लर्निंग की।
इसमें क्या करते हैं कि पूर्व अनुभवों जो उसके पहले के जो एक्सपीरियंस है और नई परिस्थितियों के बीच संबंध बनाकर सीखना होता है। इसमें जो उसके पहले अनुभव होते हैं वो और नई परिस्थितियाँ होती हैं वो, उनके बीच जो है संबंध बना लेते हैं। इन दोनों के बीच में पुराने अनुभव और नई परिस्थितियों के बीच संबंध बनाकर सीखना होता है इसमें एसोसिएटिव लर्निंग में। ठीक है? जैसे बच्चा कमरे की सफाई करता है, कमरे की सफाई करता है तो उसे उपहार मिलता है। तो ये अब वह अगली बार से क्या करेगा, वो बार-बार सफाई करने लगेगा। ठीक है? तो ये जो उपहार मिला है, ये जो है रीइन्फोर्समेंट है। अगर उसको ये उपहार ना मिलता, तो क्या वो बार-बार सफाई करता? नहीं करता। ठीक है? तो ये जो है प्रोत्साहन, रीइन्फोर्समेंट भी इसको बोल देते हैं। तो ये जो उपहार बच्चे को दिया जाता है कोई भी कार्य करने के लिए, ये रीइन्फोर्समेंट कहलाता है। तो इसी के आधार पर जो है बच्चा कार्य करता है। ठीक? बात कर लेते हैं इमोशनल एस्पेक्ट की। ये पक्ष भावनाओं, दृष्टिकोणों एवं रुचियों में आने वाले परिवर्तन से संबंधित होता है। कौन-कौन से इमोशनल एस्पेक्ट्स में क्या-क्या होता है? भावनाओं, दृष्टिकोणों और रुचियों में आने वाले परिवर्तन से संबंधित होता है। छात्र का किसी विषय में उत्साह या रुचि, किसी छात्र का किसी विषय में मतलब उत्साह है या अरुचि है। ठीक? किसी कार्य के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना। कोई कार्य हमें करना है उसके प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव इमोशन भी हो सकते हैं। ठीक है? इसी तरीके से जैसे ये पहला वाला था, छात्र का किसी भी विषय में उत्साह, यानी किसी विषय में उसकी रुचि है और किसी विषय में उसकी रुचि नहीं है। मतलब रुचि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो। ठीक है? किसी कार्य के प्रति उसका नेगेटिव से पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन है। उदाहरण के तौर पर संगीत में रुचि बढ़ना, गणित से डर समाप्त होना आदि। यह शिक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण से जुड़ा होता है। ये जो इमोशनल एस्पेक्ट्स है, ये मनोवैज्ञानिक वातावरण से जुड़ा हुआ होता है। शिक्षा में ये जो है मनोवैज्ञानिक जो है वातावरण से जुड़ा होता है। बात कर लेते हैं थर्ड एस्पेक्ट की, जिसको फंक्शनल एस्पेक्ट या साइकोमोटर एस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है? यह पक्ष व्यवहार, बिहेवियर, कार्य और कौशलों से संबंधित होता है। इसमें व्यक्ति नवीन क्रियाएं, जो नई क्रियाएं होती हैं वो और व्यवहारिक कार्य सीखता है। ठीक है? जैसे खाना बनाना, नई स्किल्स हैं, गाना गाना, तैरना, चित्र बनाना आदि। ये जो है कौशल डेवलपमेंट से संबंधित। ये वाला जो फंक्शनल या साइकोमोटर एस्पेक्ट है, ये जो है स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं अधिगम के प्रकार की। रॉबर्ट गैनी ने जो है कुछ अधिगम के प्रकार बताए हैं, तो वो देख लेते हैं। इन्होंने जो है गैन 8 8 प्रकार जो बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं गैनी ने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आर.एम. गैने हैं। ठीक है? इन्होंने अधिगम को 8 मुख्य प्रमुख प्रकारों में जो है विभाजित किया है, जो सरलतम स्तर से जटिलतम स्तर की ओर बढ़ते हैं। ठीक? जैसे इसमें समस्या समाधान अधिगम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है और रूल लर्निंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है। ठीक है? ये सर्वोच्च स्तर का अधिगम है। ये जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो ज्ञानी का जो लर्निंग है वो नीचे से स्टार्ट होता है, जैसे सिग्नल लर्निंग। ये लोवेस्ट लेवल लर्निंग होता है। इसको जो है पावलोवियन क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ठीक? फिर दूसरा होता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स या एसआर लर्निंग कहते हैं इसे। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग पर यह आधारित होता है। बात करें तीसरे लर्निंग की, तो सिंपल चेन लर्निंग होती है। ये क्रमबद्ध मोटर स्किल्स से सीखना होता है इसमें। या वर्बल एसोसिएट लर्निंग की बात करें, शब्दों के माध्यम से सीखना। और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की बात करें, समान चीज़ों में भेद करना। कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात करें तो गुणों के आधार पर समूह वर्ग बनाना। रूल लर्निंग की बात करें तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नियमों को समझना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो सर्वोच्च स्तर पर अधिगम, सर्वोच्च स्तर का जो अधिगम होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। अब इसी को जो है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। ठीक है?
ज्ञानी के जो 8 स्तर हैं, 8 लेवल ऑफ लर्निंग है, वो देख लेते हैं। तो जो पहला जो यहाँ पे तो ये नीचे से स्टार्ट था, तो ये जो सिग्नल लर्निंग है, ये जो सिग्नल सिग्नल लर्निंग है उसी को अब स्टार्टिंग से देख रहे हैं, थोड़ा और एक्सप्रेस करके या एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो सिग्नल लर्निंग जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के समान है। ये यह संकेतों पर आधारित होता है। तटस्थ उद्दीपक या न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ प्रस्तुत किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर लाल बत्ती देखकर रुक जाना। ठीक है, और पावलाव का प्रयोग, जैसे घंटी प्लस भोजन। घंटी प्लस भोजन को देख के क्या होता था, कुत्ते की जो लार है वो टपकने लगती लगती थी। तो यह सबसे निम्न स्तर है सीखने का। ठीक है, बात करें स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है। व्यक्ति उद्दीपक पर स्वैच्छिक अनुक्रिया वॉलेंटरी रिस्पॉन्स करता है। व्यवहार को पुरस्कार या दंड द्वारा मजबूत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाता तो माता पिता उसे चॉकलेट देते हैं। उस चॉकलेट से क्या होता है कि बच्चा स्कूल चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से स्किनर का चूहा लीवर दबाता है और उसे फिर भोजन मिल जाता है। ठीक है, तो ये SR लर्निंग में आता है। जैसे मतलब उसमें जो है रीइंफोर्समेंट अगर उसको दिया जाता है तो वो कार्य करने लगता है। ठीक, बात करें थर्ड की, सिंपल चेन लर्निंग की, तो ये सिक्वेंशियल लर्निंग में आता है। सिंपल चेन लर्निंग में सिक्वेंशियल लर्निंग, इसमें कई उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध जुड़े होते हैं। ये मोटर क्रिया मोटर स्किल्स में होता है। उदाहरण के तौर पर वर्णमाला सीखना, जैसे शब्द, वाक्य, पुस्तक पढ़ना। जैसे हम पहले हम वर्णमाला सीखेंगे, वर्णमाला से फिर हम शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है, शब्द से फिर हम वाक्य बनाना सीखेंगे, वाक्य बनाकर फिर हम पुस्तक को जो है पढ़ना सीखेंगे। तो ये एक सिंपल चेन लर्निंग होती है। कोई भी कार्य हम करेंगे तो चेन के थ्रू करेंगे। ठीक है, जैसे खाना बनाना, खाना बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सामग्री देखनी पड़ेगी, किसी भी सब्जी की या किसी भी चीज़ की सामग्री देखनी पड़ेगी। सामग्री देख के फिर हम कटिंग करनी पड़ेगी उन सब्जी को, या जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसके लिए कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग करके पकाना पड़ेगा। इसके दो प्रकार हैं, शाब्दिक व अशाब्दिक। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक, बात कर लेते हैं वर्बल एसोसिएटिव एसोसिएशन लर्निंग की। शब्दों के माध्यम से अधिगम, मतलब शब्दों के माध्यम से जो लर्निंग होती है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध जब शाब्दिक होता है, जैसे कविता, कहानी, परिभाषा आदि याद करना। जैसे किसी का कोई हमें कविता सुना दी गई या कोई कहानी सुना दी गई, फिर उस उससे बाद में जो है हमें बताया गया है कि भाई हमें इससे ये सीख मिलती है। ठीक, इसी तरीके से परिभाषा आदि याद करना। ठीक है, तो वही चीज़ है ये। विभेदीकरण अधिगम या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, सिमिलर चीज़ों में भेद करना या सीखना। व्यक्ति विभिन्न उद्दीपकों के प्रति भिन्न अनुक्रियाएं सीखता है। अंकगणित व बीजगणित में भेद करना, मतलब किसी चीज में दो दो वस्तुओं के बीच में भेद करना। सिंपल सा ये देखो, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का मतलब होता है किसी दो वस्तुओं के बीच में भेद करना, सीखना। ठीक है, आम व अमरूद में अंतर करना, क्रिकेट व हॉकी में अंतर करना। ठीक है, तो ये जो जब हम दो चीज़ों के बीच में अंतर करना सीख लेते हैं तो यही जो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है। बात करें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की, तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बनाना। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर समूह या वर्ग बनाना। उदाहरण के तौर पर आम, केला, अमरूद, ये क्या है, ये फल है। फल के रूप में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट बन गया कि आम, केला, अमरूद, ये एक कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट है किसका, फ्रूट का। ठीक है, तो इसी तरीके से देख लेते हैं रूल लर्निंग को। कॉन्सेप्ट के नियम का निर्माण, कॉन्सेप्ट से नियम का निर्माण होता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नियमों को समझना, जो भी हमारे पूर्व ज्ञान है उनके आधार पर हम नियमों को समझते हैं और फिर उनको जो है प्रयोग में लाते हैं। जैसे व्याकरण के नियम हो गए, या गणितीय समीकरण हो गए, या अलजेब्रिक रूल। ठीक, यही जो है रूलों के द्वारा, कॉन्सेप्ट से जो है नियमों का निर्माण होता है।
और उन नियमों को समझना या प्रयोग करना पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है मतलब सीखना होता है उसमें। पूर्व ज्ञान के आधार पर नियमों को समझना व प्रयोग करना, इनके आधार पर जो है लर्निंग होती है हमारी। समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ज्ञान, नियम व पूर्व अनुभव का प्रयोग करके नई समस्या का हल निकालना, यह सर्वोच्च स्तर का अधिगम होता है। जो भी हमारे पास ज्ञान है उसका, और जो भी हमने नियम सीखे हैं वो, और पूर्व के जो हमारे अनुभव है उनका प्रयोग करके नई समस्याओं का हल निकालते हैं हम। तो ये जो है सर्वोच्च स्तर होता है लर्निंग का। जैसे प्रमेय हल करना, या गणित की जो पहेलियां होती हैं उसको, या सुडोको, जो अखबार में आता है ना सुडोको, वो सॉल्व करना, रसायन प्रयोगशाला में समीकरण सुलझाना। ठीक है, केमिस्ट्री लैब वगैरह होती है उसमें जो समीकरण होते हैं या सिंप्लीफिकेशन होता है उसको जो है सॉल्व करना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर्स। तो वो चार कारक कौन कौन से हैं? पहला ये हो गया, दूसरा हो गया अध्यापक से संबंधित कारक, और तीसरा हो गया विषय वस्तु से संबंधित कारक। ठीक है, इसी तरीके से चौथा होगा पर्यावरण से संबंधित कारक। इनको अब थोड़ा सा देख लेते हैं। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बच्चा यदि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो सीखने की गति अधिक होगी। यदि बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो उसकी जो सीखने की गति है वो धीमी पड़ जाएगी। तो उससे मतलब सीखने की जो गति जो धीमी पड़ेगी उसकी, उससे क्या होगा? उससे उसके लर्निंग पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये है मनोबल व अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आंतरिक व बाह्य प्रेरणा अधिगम में गति लाती है। हमारे अंदर की जो आंतरिक अब प्रेरणा है या बाह्य प्रेरणा है, कुछ प्रेरणा जैसे हमें अंदर से मिलती है, कुछ हमें बाहर से मिलती है। वो क्या करती है? हमारी जो अधिगम की गति है, मतलब हमारी जो लर्निंग की जो स्पीड है उसको जो है इंक्रीज करती है। ठीक है, बुद्धि व परिपक्वता। बालक की मानसिक परिपक्वता के अनुसार विषय वस्तु का स्तर होना चाहिए। ठीक है, बच्चे की क्या मानसिक परिपक्वता है, क्या बच्चे की मानसिक मेच्योरिटी है, उसके अनुसार जो है क्या कहते हैं उसका सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु कंटेंट होना चाहिए। ठीक, बात करें हेरिडिटी की, तो स्वाभाविक गुण जैसे बुद्धि, स्मृति, कल्पना शक्ति आदि जो है ये सब जो है अधिगम में सहायक होते हैं। लर्निंग में जो सहायक होते हैं स्वाभाविक गुण जैसे बुद्धि, स्मृति और कल्पना शक्ति, ये सब जो है अधिगम में सहायक होते हैं। लर्निंग मेथड की बात करें तो बच्चे की रुचि व शैली के अनुसार विधियां प्रयोग करनी चाहिए। बच्चे की किस तरीके की रुचि है या किस तरीके की शैली के, मतलब किस तरीके की उसकी शैली है, उसके अनुसार जो टीचिंग मेथड है वो हमें प्रयोग में लानी चाहिए। ठीक है, बात करें प्रैक्टिस की। अभ्यास जो है अधिगम को मजबूत व स्थायी बनाता है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं यदि हम उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो उससे जो है क्या होगा, हमारा जो अधिगम है वो मजबूत व स्थायी बनता है। बात करें टाइम मैनेजमेंट की, उचित समय व विश्राम अधिगम को जो है प्रभावशाली बनाता है। उचित समय व विश्राम, एक तो एक सटीक टाइम होना चाहिए सीखने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए, और एक जो है विश्राम यानी रेस्ट का भी एक टाइम होना चाहिए। यदि हम लगातार सीख मतलब कोई कार्य करते ही रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमें थकान हो जाएगी। उस थकान से क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो कार्य करना बंद कर देगा। तो उससे उसका जो है लगातार कार्य करने का जो, उससे मतलब हम जो सीखते हैं उस कार्य से, वो सीख जो है या अधिगम जो है हमें प्राप्त नहीं होगा लगातार कार्य करने से। तो क्या होता है कि कोई भी कार्य, किसी भी कार्य करने के लिए कुछ टाइम होता है और विश्राम करने के लिए भी कुछ टाइम होता है। इन दोनों के माध्यम से जो है अधिगम जो है प्रभावशाली बनता है। ये दोनों जो है उचित समय और विश्राम अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं फैक्टर रिलेटेड टू टीचर्स, अध्यापक से संबंधित कारक। विषय,
शिक्षक को जो है अपने विषय का गहरा गहरा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक कोई भी विषय पढ़ा रहा है तो उसे अपने विषय का जो है गहरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक। शिक्षक जो है कोई भी अगर पाठ पढ़ा रहा है या कुछ भी बच्चों को सिखा रहा है तो बच्चों की उसमें रुचि होनी चाहिए। योग्यता व अवस्था आवश्यकता को ध्यान में रखकर जो है शिक्षण देना चाहिए। बच्चों की क्या रुचि है, क्या बच्चों की योग्यता है, क्या बच्चों की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर शिक्षक को जो है, जो टीचर है उसको जो है टीचिंग करनी चाहिए। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। बात करें पर्सनैलिटी की तो आत्मविश्वास, मोटिवेशन, सेल्फ सेल्फ बिलीफ इसको कहते हैं। ठीक है। प्रेरणादायक व अनुकरणीय व्यक्तित्व होना चाहिए। स्पष्ट भाषा और उच्चारण। बोलने की जो शैली है टीचर की वो स्पष्ट होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। सहानुभूति व प्रेम। बच्चों के साथ टीचर को बच्चों के साथ व्यवहार व मधुर व सहयोगात्मक होना चाहिए। शिक्षक को अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। सही शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। टीचर को जो है अपनी सही शिक्षण पद्धति बच्चों के अनुरूप अपनानी चाहिए। शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षण से जुड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ आवश्यक है। जो टीचिंग से रिलेटेड मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं टीचर को उनका उनकी जो समझ है वो होनी चाहिए। बात करें विषय वस्तु से संबंधित कारक, फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट। विषय स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। कोई भी अगर विषय है, सब्जेक्ट है, वो उसका एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। तभी हम उसको मतलब कंटेंट जो है पढ़ना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं विषय जो है सरल होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए और उपयुक्त मात्रा में हो। ऐसा ना हो कि भाई उसका कंटेंट ही उपलब्ध नहीं है। कठिन विषय अधिक समय मांगता है। कठिन विषय जो है अधिक समय मांगता है, इसलिए बच्चे को जो है सरल विषय से शुरू करना चाहिए। ठीक है। भाषा भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, समझने योग्य हो। रुचि रुचिकर व प्रेरक सामग्री। रुचिपूर्ण विषय वस्तु। कोई भी जो कंटेंट है या बच्चे को पढ़ाने के लिए हम कोई भी कंटेंट यूज कर रहे हैं वो जो है रुचिपूर्ण होना चाहिए और लर्निंग को जो है प्रेरित करता हो। ठीक है। टीचिंग एड्स को जो है अपनी पढ़ाई में टीचर को शामिल करना चाहिए अपनी टीचिंग में। जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गए, चित्र हो गए, ये जो है अधिगम को रोचक बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। विषय की कठिनाई। हर छात्र समान गति से नहीं सीखता। ठीक है। अतः विविधता होनी चाहिए। हर बच्चे की जो एबिलिटीज है सीखने की वो अलग अलग होती है। अतः टीचरों को जो है विविधता अतः जो है टीचरों में जो है टीचर में जो है विविधता होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है तो उसको जल्दी सिखाना चाहिए और कोई बच्चा अगर लेट सीख रहा है तो उसको और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात करें पर्यावरण से संबंधित कारक की, फैक्टर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। पारिवारिक वातावरण। सहयोगात्मक व शैक्षिक वातावरण वाला परिवार अधिगम को बढ़ावा देता है। जो परिवार सहयोगात्मक है और उनका जो वातावरण है वो शैक्षिक है तो उसमें क्या होगा कि अधिगम को बढ़ावा मिलता है। भौतिक पर्यावरण कैसा हो? उपयुक्त प्रकाश होना चाहिए। ठीक है। घर में जो है वायु वगैरह होनी चाहिए। तापमान ठीक ठाक होना चाहिए। ये भी अधिगम में सहायक होते हैं। रेडियो, टीवी, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास आदि अधिगम को जो है और प्रभावी बनाते हैं। सामाजिक बनावट, संस्कृति व पड़ोसी का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ठीक। सहयोग, सौहार्द, सम्मानजनक माहौल जो है आवश्यक। तो ये कुछ जो है पर्यावरण से रिलेटेड फैक्टर्स थे, वो इनको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है। बात कर लेते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग की। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये जो है सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। गांधी जी ने भी इस पर जोर दिया था। तो बच्चा स्वयं योजना बनाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है स्वयं बच्चे को स्वयं योजना बनाने देना चाहिए और क्रियान्वयन करता है। वो कोई भी कार्य करेगा, कार्य करने से पहले उसका क्रियान्वयन करेगा और फिर जो है मूल्यांकन करता है। करके सीखना इसी को कहते हैं। जैसे इसमें इसकी जो विशेषता है क्या है, सक्रिय सहभागिता होती है। एक्टिव जो है एक्टिवली जो है इसमें बच्चा जो है एक्टिवली
एक मिनट रुकना। बच्चा जो है इसमें एक्टिवली एंगेज रहता है, और इससे क्या होती है, दीर्घकालिक स्मृति, लाए मतलब लंबे समय तक जो है बच्चे के दिमाग में ये स्मृति जो है रहती है। इसमें क्या होगा, बच्चा जो है त्रुटियों से सीखने का अवसर मिलता है। जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो वो गलतियां करेगा, और उस गलतियों से वो बच्चा सीखेगा कि मुझे आगे से ये गलतियां नहीं करनी है। तो जो वो त्रुटियां हैं, उससे क्या होगा, उसके सीखने का जो अवसर है वो बढ़ जाएगा। जो मैं करता हूँ वही मैं सीखता हूँ, इसका मतलब ये है। ठीक है। लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चा बच्चा दूसरों की गतिविधियों को देखकर नकल करता है, मतलब नकल करना, नकल करके देखना, सॉरी, नकल करके गतिविधियों को देखकर जो है सीखता है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं, चलते हैं, चलना, हाव भाव सीखना। ठीक है। नैतिक शिक्षा व अनुशासन, ये बाल्यावस्था में विशेष प्रभावी होता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो विशेष प्रभावी होता है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो किसी की किसी की जो बोलचाल है उस तरीके से बोल के दिखाते हैं, चल के दिखाते हैं, हाव भाव किस तरीके से दिखाते हैं, मतलब इस तरीके से करके दिखाते हैं कि सामने वाले के क्या हाव भाव है। तो ये सब चीज़ें जो है बाल्यावस्था में विशेष प्रभावी रहती है। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, छात्र वस्तुओं और घटनाओं को ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है। जैसे करके सीखता है। लाभ, इससे क्या लाभ होगा, ऑब्जर्व, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन से तेज सीखना, अनुभव के आधार पर इसको ज्ञान प्राप्त होता है, और दीर्घकालिक स्मृति इसमें बनती है। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, किसी विचार को तथ्य व प्रयोगों से सत्यापित करना। उदाहरण के तौर पर विज्ञान प्रयोग, दैनिक जीवन की जांच परख आदि। ठीक है। ये जो है फैक्टर अफेक्टिंग, सॉरी, अफेक्टिंग मेथड ऑफ लर्निंग है। ठीक है। बात कर लेते हैं होल एंड पार्ट मेथड की। तो पूर्ण विधि होती है, विषय को एक ही बार में पूर्ण रूप से पढ़ाना। होल होल का मतलब हो गया, जो भी एक विषय है उसको एक ही बार में पूर्ण रूप से पढ़ा देना। तो ये होल पार्ट में, होल उसमें आ जाएगा, होल पार्ट में, होल मेथड में आ जाएगा, सॉरी, होल मेथड में आ जाएगा, विषय को एक ही बार में पढ़ा देना। और आंशिक विधि, विषय को भागों में बांटकर पढ़ाना, बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है। कोई चैप्टर है उसको हम यदि पार्ट कर करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो पार्ट मेथड होता है। ठीक। तो ये क्या होता है, बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं मैस्ड एंड स्पेस मेथड की। लगातार पढ़ाई बिना विराम, जब बच्चा लगातार पढ़ाई करता है बिना विश्राम किए हुए, तो वो जो है उसके शरीर के लिए हानिकारक होती है। ठीक। विराम विधि क्या होती है, पढ़ाई के बीच में विश्राम लेना। विराम विधि बेहतर स्मृति व मानसिक थकान से बचाती है। ठीक है। जब हम जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बीच बीच में यदि हम ब्रेक ले रहे हैं, तो वो हमारी जो लर्निंग है उसको इफेक्टिवली इंक्रीज करती है। ठीक है। और हमें जो है मानसिक थकान से भी बचाती है। उससे क्या होगा, हमारी जो मेमोरी है वो बेहतर तरीके से कार्य करेगी। अगर हम मतलब एक सुबह पढ़ने बैठे और शाम तक जो है लगातार पढ़ते रहे, तो वो हमारी जो मेमोरी है वो उसको जो है इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। ठीक है। और प्लस हमें जो मानसिक थकान है वो भी होगी। ठीक है। बात कर लेते हैं लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। समूह में अधिगम से सहयोग, नेतृत्व, विचार विनिमय व सामाजिक गुणों का विकास होता है। प्रमुख विधियां, विचार विमर्श, डिस्कशन मेथड जो है ये होनी चाहिए। और संगोष्ठी या सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, कार्यशाला, वर्कशॉप्स, परियोजना, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मेथड या खेल विधि, प्ले वे मेथड, ये जो है ग्रुप मेथड के अंदर आते हैं, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। ये जो है, अगर हम कोई भी लर्निंग अगर ग्रुप में कर रहे हैं, तो वो हमारी लर्निंग को जो है इंक्रीज करता है। उससे जो उस लर्निंग से जो आउटपुट निकल करके आता है वो इफेक्टिवली हमारे लर्निंग को इंक्रीज करता है। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।